हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 2 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल द हिंदू से लिए हैं और 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट इज़ ऑन द एजेंडा फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। जब भी ये आए तो आपको आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है। अभी मेंस में आपको 16 फाइनेंस कमीशन का टीओआर टर्म ऑफ रेफरेंस पूछ सकता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में हम फाइनेंस कमीशन एंड अर्बन एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। अर्बन एरिया में क्या क्या इश्यूज़ हैं और उसको फाइनेंस कमीशन कैसे रिजॉल्व कर सकता है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। GS1 GS2 में कहीं पर भी अर्बन एरिया से रिलेटेड इश्यूज आता है तो उसमें सॉल्यूशन में आपको ये सॉल्यूशन देना होगा जो इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है बूस्टिंग अ स्पेशल बॉन्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है और इसमें हम इंडो नेपाल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बायलैटरल रिलेशन में हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ का ही पूछा जाता है। जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो नेबर हैं उनके बारे में, या फिर यूनाइटेड स्टेट, रशिया और जर्मनी, फ्रांस, इस तरह की कंट्री से रिलेशन पूछते हैं। तो ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडो नेपाल पर आया नहीं है रिसेंट ईयर में, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ऑन द अपस्विंग। ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस में है और रिसेंटली जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में ये आर्टिकल है। आरबीआई की एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज़ हुई है, उसे डिस्कस करेंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। मोर में क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्टली सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए तो हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ ऑन द एजेंडा फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। GS1 अर्बनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पिछले कुछ साल के मेंस के पेपर देखें, ट्रेंड्स देखें, तो हर साल GS2 में आपको लोकल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। कभी पंचायत के ऊपर आएगा, कभी अर्बन लोकल बॉडीज़ पे आएगा। GS1 में अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में जितना फंड्स खर्चा करना चाहिए वो फंड्स खर्चा नहीं किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी आपको इसी आर्टिकल में मिलेंगे। और GS2 में जो लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड तो आपको पूछा ही जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 16th फाइनेंस कमीशन एंड सिटीज़ के ऊपर। ठीक है, इस तरीके की आपकी थीम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इश्यूज़ हैं अर्बन एरियाज़ के और उस इश्यूज़ को किस तरीके से 16 फाइनेंस कमीशन रिजॉल्व कर सकता है, ये बेसिकली आर्टिकल में चर्चा की जाएगी, है ना। 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। आर्टिकल कौन सा है? 280। उसी के अंदर ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, तो ये सारे फैक्चुअल चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। मेन जो फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का वो क्या होता है? डिवॉल्यूशन ऑफ फंड होता है। डिवॉल्यूशन वर्टिकल मैनर में और डिवॉल्यूशन हॉरिजॉन्टल मैनर में। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता क्या है यार, इसको समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक, सरकार जो है पैसा रेस करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके पैसा टैक्स के थ्रू क्या करते हैं? रिसोर्सेस रेस करते हैं। अब पैसा जो है इकट्ठा हो गया, अब उस पैसे को किस तरीके से डिवाइड करना है ये कौन तय करेगा? एक इंडिपेंडेंट बॉडी फाइनेंस कमीशन करेगा, ताकि किसी स्टेट के साथ पक्षपात ना हो। मान लीजिए किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की, या फिर वाइसा वर्सा। तो ये नहीं होना चाहिए कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है तो उनको पैसा ही ना दिया जाए। तो इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन। और ये 5 मेंबर की ये कमीशन बनाई जाती है, आज़ादी के बाद से बनाई जा रही है। इनकी रिकमेंडेशन ऑब्लिगेटरी होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, बाइंडिंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो सारी की सारी इनकी रिकमेंडेशन अभी तक के फॉलो करते आई है, एक कन्वेंशन बन चुका है। तो ये फाइनेंस कमीशन हो गया। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर लेते हैं। डिवॉल्यूशन, वर्टिकल डिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि टोटल 100 रुपये रेज हुए, उसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कितना बटेगा। राज्य कितने हैं? 28। ठीक, तो केंद्र सरकार को
₹60 मिला और राज्य सरकार को ₹40। तो ये क्या हो रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, केंद्र सरकार ऊपर है और राज्य सरकारें नीचे। तो टोटल स्टेट को ₹42 मिले। क्लियर है, सारे स्टेट को टोटल 42 मिले और सेंटर को 58 मिले अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, है ना। 15th फाइनेंस कमीशन में 42-41% के अराउंड जो है जो टैक्स प्रोसीड है वो स्टेट को मिली थी और बचे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। अब ये जो 42 है इसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 28 स्टेट में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स। समझ में आया क्या? जो भी पैसा बचा है ₹42 उसको 28 स्टेट में अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा और इन सब के लिए एक क्राइटेरिया बनाते हैं, है ना, और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाते हैं। ऐसे क्राइटेरिया नहीं जिसमें ऐसा ना हो कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो या किसी भी तरीके की पार्शलिटी जो है इन्वॉल्व हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आपका फाइनेंस कमीशन क्या करता है, टैक्स प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवॉल्व करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में। ठीक, उसके बाद 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ तो लोकल गवर्नमेंट को क्या मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। उसके बाद से जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या करने लगा है, वो अब थोड़ा फोकस लोकल गवर्नमेंट पे भी करने लगा है। उसने जो फंड डिवॉल्यूशन है स्टेट का वो बढ़ाया है और बढ़ाने का क्लियर कट पर्पस ये है कि पंचायतों को ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए, है ना। तो फाइनेंस कमीशन क्लियर कट ये भी बोलता है कि मैं जो है डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट को इतना रुपए फाइनेंस कर रहा हूँ। तो अब डायरेक्ट केंद्र सरकार से राज्य सरकार से होते हुए लोकल गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है और एक डायरेक्टली सेंटर से डायरेक्ट अपना लोकल गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपकी लोकल गवर्नमेंट को फंड्स आ रहे हैं। तो इस आर्टिकल में हम फाइनेंस कमीशन एंड लोकल गवर्नमेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं कि सिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, अर्बन एरियाज इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन जो कि मिड 80s में था, उसने डिस्क्राइब किया था कि भाई सिटीज़ आने वाले समय में ग्रोथ इंजन होगी। इसका मतलब सिटीज़ ही ग्रोथ को ड्रिवन करेगी और अगर हम देखें तो अभी यही हो रहा है। लगभग इंडिया की जो जीडीपी है उसका 66% शेयर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिटीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है और सरकार की 90% रेवेन्यूज़ किसको कौन जो है जनरेट कर रहा है, सिटीज़ और अर्बन एरिया जनरेट कर रही है। इसका मतलब सिटीज़ 90% रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है पर जो एक्सपेंडिचर सिटीज़ में होना चाहिए वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला जो इशू है वो क्या है, लैक ऑफ फंड्स, है ना, लैक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज। जो नीड्स है अर्बन एरिया की वो राइज होते जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, माइग्रेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन जितना फंड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना चाहिए उतना फंड खर्चा नहीं हो रहा है और देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स। ठीक, वर्ल्ड बैंक का एक एस्टीमेट दिया हुआ है जिसके हिसाब से $840 बिलियन रुपीज़ की इंडिया को ज़रूरत है फॉर बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट डिकेड। ये डेटा आप लिखेंगे, इसको आप जब आप लिखेंगे कि देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड तो यहाँ पर इंडिया को कितना रुपए की ज़रूरत है उसको आप कोट करेंगे अपने आंसर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, डेटा इंपॉर्टेंट होता है, आपको कोट करना होता है। इस डिस्पाइट द एफर्ट of 5 commissions since the 11th finance commission, financial devolution to cities remain inadequate। पिछले 5 फाइनेंस कमीशन जो कि ज़्यादातर फोकस किस पे कर रहे हैं, सिटीज़ पे, उनके एफर्ट्स के बावजूद भी जो सिटीज़ हैं उनको जो फंड दिया जा रहा है, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन किया जा रहा है वो बहुत कम है और इनएडुकेट है। द फिस्कल हेल्थ ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इज़ पुअर अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप फिस्कल हेल्थ की बात करें म्युनिसिपैलिटीज़ की तो बहुत बुरी होती है ना। ज़्यादातर इनका जो भी रेवेन्यू होता है वो ऊपर से आता है, खुद तो ये रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पाते हैं। तो ओवरऑल जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं जो आपके नगर निगम होते हैं, इनकी जो फिस्कल हेल्थ है वो बड़ी ख़राब है और फिस्कल हेल्थ नहीं है तो ऑटोनॉमी नहीं है और ऑटोनॉमी नहीं है तो ये कुछ अच्छा भी करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। सिटीज़ गंदी हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ सिटीज़ को फेस करना पड़ रहा है और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी है सिटीज़ की वो बहुत ज़्यादा कम है। रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एप्रोप्रिएट फिस्कल एक्शन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो तेज़ी से हो रहा है, माइग्रेशन तेज़ी से हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो अर्बनाइजेशन है वो हैफाजार्ड मैनर में हो रहा है और स्लम एरिया ही बढ़ेंगे, सिटीज़ की हालत और ज़्यादा ख़राब होगी।
इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर टू अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया आर अबाउट 5% ऑफ जीडीपी। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर मतलब केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से जो पैसा आ रहा है पंचायत को, लोकल बॉडीज़ को, वो बहुत ज़्यादा कम है, केवल 0.5% ऑफ जीडीपी है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, साउथ अफ्रीका में 2.6% ऑफ जीडीपी, मैक्सिको में 1.6, फिलीपींस में 2.5, ब्राज़ील में 5.1, इतने परसेंट जो है आपका पैसा अलोकेट किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट को, सिटीज़ को, है ना। और ये आपको फिर ग्रोथ करके दे रहे हैं, रेवेन्यू बनाकर भी दे रहे हैं। तो इनके कंपैरिजन में इंडिया में केवल 0.5% के अराउंड जो है ऑफ जीडीपी पैसा जो है सिटीज़ को दिया जा रहा है। ये इंटर गवर्नमेंटल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से। चीज़ें क्लियर है क्या? सो मेन जो इश्यूज़ हैं आपके, वो 13 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया था और 3 मेन इशू की बात किया था। ये सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीएससी मेंस में। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के 3 इशू है, फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फंड। इसे हम 3F भी बोलते हैं। फंक्शन का क्या इशू है ना, आपको याद होगा शेड्यूल 11 में पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करना है, लोकल गवर्नमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। कौन देगा? स्टेट देगा। स्टेट क्या चाहता है कि भाई सारी पावर किसके पास रहे? हमारे पास रहे। लोकल गवर्नमेंट को पावर देना नहीं चाहता। जैसे केंद्र सरकार स्टेट के साथ करता है, वैसे ही स्टेट लोकल गवर्नमेंट। तो जो लिस्ट है इसमें, है ना, 28 आइटम्स हैं, 29 आइटम के अराउंड, और बहुत कम ऐसे स्टेट है जहाँ पर ये 29 के 29 पूरे आइटम जो है लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई हो कि आप जो है इस पर पूरा आपका कंट्रोल होगा। चीज़ें क्लियर है? तो ये फंक्शंस तो पहले डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट इशू फंक्शनरीज का है। जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो एक ट्रेनिंग का इशू है, इसलिए वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा इशू क्या है यार? पैरा एजेंसीज़ का, है ना। लोग चुन के आ गए हैं, उनको ट्रेनिंग देने की जगह है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारी चीज़ें कंट्रोल करे हुए हैं। तो पहले जो चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, लेकिन एक्चुअल पावर जो चुने हुए नेता हैं उनके पास में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के पास में है। तो पैरेलल एजेंसी का बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण लोकल गवर्नमेंट प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा क्या है? फंड्स का, जो हमने डिस्कस कर लिए। प्रॉपरली फंड नहीं आएंगे तो ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी लोकल गवर्नमेंट को। जब तक कि आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपकी कोई सुन रहा है क्या? नहीं सुनने वाला है। आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए आपको मम्मी पापा पे रिलाई करना पड़ता है। सेम आपका लोकल गवर्नमेंट के साथ भी है। मम्मी पापा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसने पैसा दिया तो चलो ठीक है, वो बोलता है कि तुम्हें ये काम करने के लिए पैसा दे रहा हूँ, ये काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ। यही हालत है लोकल गवर्नमेंट की। और इसलिए लोकल गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन था कि भाई ये जो लोगों की डिमांड होगी उसके हिसाब से काम करेंगे, वो नहीं हो रहा है। अभी भी टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से पैसा आता है, बोले कि बनाओ टॉयलेट। अरे नहीं बनवाना है अगर टॉयलेट, है ना, लेट्स से कि टॉयलेट हैं ऑलरेडी, फिर भी बनाओ टॉयलेट, है ना। ऐसा नहीं है कि टॉयलेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिमांड क्या है? हो सकता है कि इस साल के बजट में डिमांड उनकी ये हो कि भाई अभी पॉन्ड ज़रूरी है, लेक ज़रूरी है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? पानी। लेकिन सरकार बोले तुम तो बाथरूम बनाओ, बन चुके, नहीं नहीं और बनाओ। तो ये चीज़ें टॉप टू बॉटम अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और यही तो फर्स्ट जो है हमारा इशू था कि लोकल गवर्नमेंट अगर आएगी तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और अल्टीमेटली वही टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रही है, बॉटम अप की जगह। तो जो फंड्स हैं वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, और वो जो है जो फंड का इशू है वो 16 फाइनेंस कमीशन रिजॉल्व कर सकता है। चीज़ें क्लियर है क्या? ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम की बात करें, इनका खुद का रेवेन्यू कुछ जनरेट नहीं होता। और जब से जीएसटी आया है तब से अगर हम बात करें तो अर्बन लोकल बॉडी का जो टैक्स रेवेन्यू है उल्टा कम हो गया है। 23% था 2012-13 में, अब लगभग 2017-18 में 9% के अराउंड हो गया है। तो अगर हम देखें तो खुद का रेवेन्यू हो नहीं रहा है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो इनके पास तो पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो काम क्या करेंगे? कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बॉडी इररेलेवेंट बन के रह गई है। ठीक, तो क्या करना ज़रूरी है? फाइनेंस 16 फाइनेंस कमीशन को जो आईजीटी है उसको बढ़ाना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र नहीं बढ़ेंगे तब तक के लोकल बॉडीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो पैरेलल एजेंसीज चल रही है, पैरा ब्यूरोक्रेसी वाली जो एजेंसी चल रही है, इन सारे को कंटेन करने की ज़रूरत है। लोकल बॉडीज़ में जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्कीम है जैसे कि MP लेट्स हो गई, है ना। इसके अलावा और कौन सी स्कीम है? आपकी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम हो गई। ये सारी स्कीम भी जो है कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है
है उसे डिस्टॉर्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली एमपी को विलेज मिल गया है आदर्श ग्राम योजना के अंदर, अब वही डेवलपमेंट कर रहा है, वही डिसाइड कर रहा है, उसको जो डिसाइड करना है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो एमपी को सही लग रहा है वो हो रहा है। और एमपी बेसिकली कलेक्टर से बोलता है, तो ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है और इसके कारण जो फेडरल स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्ट हो गया है। इनको भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। 16 फाइनेंस कमीशन क्या कर सकता है, पहले तो आईजीटीज़ को इंक्रीज करना है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र, ताकि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। दूसरा चीज़ जो कर सकता है आपका फाइनेंस कमीशन वो है जो लेटेस्ट सेंसस है ना, लेटेस्ट सेंसस तो आपका 2011 का है, उसको तो कंसिडर करना है, लेकिन जो इंक्रीज़ हुआ है 2021 तक के टाउन्स, उसको लेते हुए फंडिंग देनी पड़ेगी, है ना। जो चेंजेस आया है पिछले 10 साल में, पहले जो बहुत सारे छोटे छोटे टाउन थे वो सिटीज़ में डेवलप हो चुके हैं, तो उन सिटीज़ को जो नंबर है उसको इंक्लूड करते हुए फंडिंग देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर 2011 का सेंसस से आप जो है पुरानी सिटीज़ के नंबर के हिसाब से अगर फंडिंग देंगे तो वो फंडिंग इनएडुकेट होगी। ठीक, इंडिया में लगभग 4000 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं और इतने ही नंबर जो है सेंसस टाउन्स के हैं, जिसमें 23,000 के आसपास विलेज हैं। ये सारे के सारे लगभग अर्बन एरियाज़ हैं, है ना। और ये नंबर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में माइग्रेशन लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और इन जो न्यू नंबर्स हैं इसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनको कैप्चर करके फंडिंग नहीं दी गई तो फंडिंग इनएडुकेट फंडिंग होगी। सो जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसको इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है उसके जो डायनामिज्म है उसको समझते हुए फंडिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले आईजीटी बढ़ाना है, कम से कम उसे डबल करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जो न्यू टाउन्स आए हैं उसको कंसिडर करना है। सेंसस भले ही ना हुआ हो, लेकिन न्यू टाउन्स जो हैं, जो माइग्रेशन हो रहा है, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही फंडिंग करने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है क्या? अगर प्रॉपरली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं हुआ तो आने वाले 10 साल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए। वाटर सप्लाई इश्यूज़, अनट्रीटेड सीवेज इशू, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिल रही है ना। अभी दिल्ली की हालत देख लो, पानी आया है तो कैसा हालत हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्लियर है क्या? ये आपका पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। हमें बस 16 फाइनेंस कमीशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन में डालनी है, कि अगर आपको सिटीज़ या फिर लोकल बॉडीज़ का प्रॉब्लम आता है तो। चीज़ें क्लियर है? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बूस्टिंग अ स्पेशल बॉन्ड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं 2025 में। मेंस में आपको इंडो नेपाल बायलैटरल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेबरिंग कंट्री है उसके ऊपर जनरली बायलैटरल रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो पहली 3-4 लाइनें वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इससे बेस्ट इंट्रोडक्शन नहीं है, इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। अगर इंडिया नेपाल के रिलेशन पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो 4-5 लाइनें इसको याद कर लो, इसे एज इट इज़ कॉपी करना। इंडिया एंड नेपाल हैव अ यूनिक रिलेशनशिप, द ओपन बॉर्डर, शेयर्ड कल्चर, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीप रूटेड पीपल टू पीपल रिलेशन मेक बायलैटरल टाइज स्पेशल। क्या कह रहा है कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन बहुत यूनिक रिलेशन है। दोनों के बीच में पोरस बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, आना जाना कर सकते हैं। शेयर्ड कल्चर है ना, मेजॉरिटी वहाँ पर हिंदू लोग हैं, इंडिया में भी हिंदू ज़्यादा मेजॉरिटी हैं, तो कल्चर भी ऑलमोस्ट शेयर किया जा रहा है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, स्पेशली जो नेपाल है उसकी डिपेंडेंस इंडिया पे कहीं ज़्यादा है। और पीपल टू पीपल कनेक्शन रिलेशन भी बहुत अच्छे रहे हैं, है ना। नेपाल से यहाँ पर आके लोग जॉब्स कर सकते हैं, इवन कुछ सरकारी पोस्ट में भी उन्हें जॉब मिल सकती है। चीज़ें क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, अब डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशली नेपाल के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों है वो सारी चीज़ें देखते हैं। नेपाल का इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसका मतलब नेपाल सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करता है? इंडिया के साथ करता है। नेपाल में जो टूरिस्ट जाते हैं सबसे ज़्यादा वो कहाँ से जाते हैं? इंडिया से जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ से जाते हैं? इंडिया से जाते हैं। और इनको कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट करना होता है तो वो कहाँ से होके गुजरता है? इंडिया से, क्योंकि नेपाल क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। किस किस के बीच में? चाइना और इंडिया। चाइना वाला जो साइड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिली टेरेन है, और जो इंडिया वाला साइड है वहाँ पर प्लेन एरिया है। तो इंडिया से ट्रेड करना, ट्रांसपोर्ट करना
बहुत आसान है। चाइना के साथ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इतना आसान नहीं है। तो ज्योग्राफी भी नेपाल को कंपेल करती है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए। सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन सी कंट्री से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है नेपाल को। इसके अलावा अगर हम इनवर्ड रेमिटेंस की बात करें तो इनवर्ड रेमिटेंस भी सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। इसका मतलब नेपाल से इंडिया में आकर के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो डिज़ास्टर का टाइम हो, चाहे वो स्ट्रेस्ड का समय हो, है ना। 2014 में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने तुरंत रिलीफ भेजा था, है ना। फाइनेंशियल पैकेज ऑफ 75 मिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसेंटली अर्थक्वेक हिट एरियाज ऑफ नेपाल के लिए इंडिया ने जो है अनाउंसमेंट की थी। चीज़ें क्लियर है क्या? तो इंडिया जो है अपना जो धर्म है ना, नेबर फर्स्ट पॉलिसी वाला, नेपाल के साथ अच्छे से निभा रहा है। हालांकि थोड़े इश्यूज ज़रूर हैं लेकिन स्टिल अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। पिछले 2 सालों में काफ़ी बेटर हुए हैं रिलेशन, है ना। पहले 2015 में ब्लॉकेट के बाद थोड़ा गड़बड़ हो गया था मामला, लेकिन पिछले 2 सालों में रिलेशन बहुत बढ़िया हुए हैं, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं। पिछले 2 सालों में 8 विजिट्स हुई है और 4 बार प्राइम मिनिस्टर लेवल विजिट्स हुई है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी नेपाल और नेपाल के लिए भी इंडिया, और ये रिलेशन भी बेहतर होते जा रहे हैं। एक जो दिक्कत है वो क्या है? ट्रेड डेफिसिट की। नेपाल के पर्सपेक्टिव से लगभग 18% का जो ट्रेड डेफिसिट है जीडीपी का वो बना हुआ है, और इसी को कम करने पे अब फोकस किया जा रहा है। जो मेन फोकस है वो 3-4 पॉइंट पे है दोनों के रिलेशनशिप में। पहला है फोकस ऑन ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन, है ना। नेपाल का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है ना। उनके अगेंस्ट में है, इंडिया के फेवर में है, तो इसको कम करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया भी मदद कर रहा है कि भाई तुम हमें ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करो ताकि ये ट्रेड डेफिसिट कम हो सके। दूसरा जो फोकस है वो कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन के ऊपर है ना। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, सॉरी ट्रांसमिशन नहीं, ये ट्रांजेक्शन होगा, है ना। तो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं रुपी का, उसकी कॉस्ट को कम करने पे फोकस किया जा रहा है। बेसिकली डिजिटाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। थर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उसे भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है नेपाल में, है ना। इंडिया में तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने में सरकार काफ़ी कुछ सफल हो गई है और कोशिश कर रही है। नेपाल में भी इस पर फोकस किया जा रहा है। और नेक्स्ट है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी फोकस कर रहे हैं, है ना। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिस पे नेपाल और इंडिया के बीच में जो है क्या है? कन्वर्जेंस है, और नेपाल में इस 4 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। इंडिया फोकस कर रहा है कि ये 4 चीज़ें जो है उनके तरफ से होनी चाहिए। ठीक, तो पहला क्या है? फोकस ऑन ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन। कैसे ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन करेंगे? एक्सपोर्ट बढ़ा करके नेपाल से। अब क्या चीज़ को हम इंपोर्ट कर सकते? चूँकि नेपाल एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिवर्स बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल 2022 में कई सारे माओ जो है साइन किए थे, जिसमें प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग ऑफ हाइड्रो पावर की बात की गई थी। 2023 में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपोर्ट हुई है नेपाल से इंडिया में वो कितनी है? 650 मेगावाट्स है, और इससे नेपाल ने कितना रुपए कमाया? लगभग 10 बिलियन रुपीज़ के आसपास कमाया है। ये जो अर्निंग्स है उससे उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी ऑगमेंट हो जाएगी। 2023 में लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जिसमें इंडिया ने बोला है कि अगले 10 साल में लगभग 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से इंडिया में इंपोर्ट की जाएगी। इसके अलावा इंडिया का फोकस काय पे है? जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ेगी। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो एक प्रॉपर ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपको ट्रांसमिशन लाइन लगेगी नेपाल से इंडिया के बीच में। तो इस तरीके की ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी फोकस किया जा रहा है, और ट्रांसमिशन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जा सके। इसके अलावा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी साइन किया गया है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें नेपाल और इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेंगे। लगभग 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल एक्सपोर्ट करेगा 2025 में। तो ऐसे में बेनिफिट किसको मिल रहा है? आपका नेपाल को मिल रहा है, और इसके थ्रू ट्रेड डेफिसिट कम किया जा रहा है। अच्छा, इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है? यार अपने को ना क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। आपने इतने बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए हैं COP21 में, पेरिस एग्रीमेंट में, उसको फुलफ़िल करना है, और अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, दैट टू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एनर्जी, है ना। तो हमारे लिए तो ये विन विन है। नेपाल को भी फ़ायदा हो रहा है और हमको भी एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी बेनिफिट
बेनिफिट हो रहा है। तो ओवरऑल इकॉनमी को भी बूस्ट मिल रहा है और क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी का भी इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा था, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसकी कॉस्ट कम करने की कोशिश की जा रही है। जो भी इंडिया के लोग नेपाल में जाके ट्रैवल करेंगे वो सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं। नेपाल के लोग जो इंडिया में आएंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नेपाल गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन है उसे फाइनलाइज नहीं किया है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, हैसल फ्री पेमेंट्स होगा ट्रेडर्स के लिए, टूरिस्ट के द्वारा, पिलग्रिम्स के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा, या फिर जो भी नेपाल जा रहा है या इंडिया आ रहा है उन सब को काफ़ी आसानी होगी पेमेंट करने में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, पैसा भेजना भी आसान हो जाएगा। मेनली जो रेमिटेंस का पैसा भेजते हैं नेपाल इंडिया से लोग, है ना, इंडिया में बहुत सारे नेपाली आके काम करते हैं, इंडिया से नेपाल जो पैसा भेजते हैं वो पैसा भेजना बड़ा इजी हो जाएगा, एक क्लिक से आप ये पैसा भेज सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कम किया जा रहा है इंडिया और नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए जो बैंक अकाउंट है इंडिया में वो आसानी से खोले जा सकते हैं। किनके द्वारा, जो नेपालीज़ यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब बैंक अकाउंट खोलने की जो प्रोसीजर है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आसान कर दी गई है। अब ये प्रोसीजर आसान हो जाएगी तो यहाँ से जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं नेपाली लोग, वो रेमिटेंस जो भेज रहे हैं वो आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आधार बनाना भी आसान हो गया है नेपाली लोगों के द्वारा इंडिया में, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ उठ के आता है कि क्या आधार कार्ड नेपाल के लोग भी बना सकते हैं इंडिया में रह रहे हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए, सिटीज़न के लिए नहीं होता है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप आधार बनवा सकते हैं, चाहे आप नेपाली हो, चाहे आप भूटानी हो या कहीं के भी हो। अगर आप कुछ समय तक रह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, आधार कार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हमारा इशू क्या था, नेक्स्ट हमारा जो मेन है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करना, इस पर फोकस भी किया जा रहा है इंडिया और नेपाल के द्वारा। ठीक, तो जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है उसको कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली जो आपकी पेट्रोलियम पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है ना। हम लोग पहले क्या करते थे, ट्रक के थ्रू ऑयल भेजा करते थे नेपाल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजा करते थे। अब न्यू पाइपलाइंस बनाई जा रही है, 2 न्यू पाइपलाइन बना रही है और ये दोनों के, है ना, जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ये दोनों पाइपलाइन जो है किन किन कंट्री के बीच में बनाई जा रही है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। पहली है सिलीगुड़ी और झापा, ठीक है, सिलीगुड़ी इंडिया में है, झापा नेपाल में है। दूसरी है अमेलगुंज एंड चितवान, अमेलगुंज नेपाल में है और चितवान आपका इंडिया में। ये 2 पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने, कंस्ट्रक्ट करने की बात चल रही है। ठीक, ये जो प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च किया गया, जब मोतीहारी अमेलगुंज पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑलरेडी सक्सेसफुली इनॉग्रेट की जा चुकी है और इस पे काम जो है शुरू हो चुका है। 2019 में इसे इनॉग्रेट किया था। फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है ये साउथ एशिया की। इसके थ्रू लगभग 1 बिलियन रुपीस पर एनम सेव किया जा सकेगा। किसके द्वारा, नेपाल के द्वारा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी बच जाएगी। इसके अलावा लीकेज, थेफ्ट, डीले, पिलफरेज, ये सारी चीज़ें भी बच जाएगी। तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट मूव है इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है, 2 एडिशनल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। कहाँ पर, भैराहाबा और दोदाहारा चंदानी इन नेपाल में। ठीक है, तो इन जगहों पर क्या बनाए जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ताकि क्या हो सके, मूवमेंट ऑफ कार्गो और पैसेंजर व्हीकल्स को स्मूथली फैसिलिटेट किया जा सके, है ना। यहाँ पर चेक पोस्ट में थोड़ी बहुत चेकिंग होती है, कुछ अवैध चीज़ तो नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ज़्यादा से ज़्यादा चेक पोस्ट होंगे तो आसानी से आपके जो कार्गोज़ हैं, आपके जो व्हीकल्स हैं वो जा पाएंगे, है ना। इसके पहले केवल 3 ICP थे, अब जो है 2 और ICP भारत सरकार की मदद से नेपाल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये दोनों चीज़ें करने की सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। बॉर्डर रोड्स को अपग्रेड किया जा रहा है और क्रॉस बॉर्डर फ्राइट रेल भी शुरू करने की बात की जा रही है ना। द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ रक्सौल काठमांडू रेलवे हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड डायरेक्ट रेल सर्विस फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर इज़ बीइंग कंसिडर्ड, है ना। रक्सौल काठमांडू से रिलेटेड स्टडी करी जा चुकी है, कंप्लीट हो गई है और कोशिश किया जा रहा है कि अयोध्या से जनकपुर की रेल सर्विस शुरू की जाए, है ना। अयोध्या राम भगवान,
और जनकपुर सीता माता, है ना। तो इसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इससे टूरिज़्म और बेटर होगा, कनेक्टिविटी और बढ़िया होगी। तो ये सारे प्रोजेक्ट यार आपको ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें आपको क्या प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में तो आपको लिखना ही है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये सब आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आ जाएगा, इसकी कॉस्ट रिडक्शन में आ जाएगा। तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा नेपाल के लिए किया जा रहा है। क्लियर है क्या? होपफुली ये आर्टिकल आपको सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आर्टिकल है ऑन द अपस्विंग। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकोनॉमी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फैक्चुअल और डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ट्रेंड्स आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें जो डेटा होगा वो प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली नॉन परफॉर्मिंग एसेट के डेटा की यहाँ पर हम बात करेंगे। ये अभी तक के आपको आया नहीं है प्रीलिम्स में, बहुत समय से पेंडिंग है, 2025 प्री में दिखाई दे सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज अ कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है। ठीक, मेंस में कैसे यूज़ करेंगे? मेंस में हम बात करेंगे कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो चुका है। अब बैंकिंग सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो उससे होगा क्या? बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ जाएगा, लैंडिंग इंक्रीज हो गई है। लैंडिंग और एक्सेस टू क्रेडिट जब बढ़ता है तो लोगों को लोन में पैसा मिलेगा। जब मिलेगा पैसा तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने के लिए ही तो लोन लेते हैं, कंजम्पशन के लिए हर कोई लोन नहीं लेता है। रिलेटिवली कार लोन्स और हाउस लोन होते हैं, है ना, वो कंजम्पशन के पर्पज से होते हैं, लेकिन हाउस लोन में भी अगर देखें तो वो इन्वेस्ट ही होता है ना, क्योंकि आप जब घर बनाते हैं तो आपको ज़मीन चाहिए, उसके बाद आपको मटेरियल चाहिए, उससे पूरी इंडस्ट्री जो है मटेरियल वाली वो स्टिमुलेट हो सकती है। चीज़ें क्लियर है? तो वहाँ पर उस इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ सकती है। तो जब भी आप घर बनाएंगे या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे ओवरऑल क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ की ओवरऑल इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो GDP बढ़ेगी, और GDP बढ़ेगी तो यही तो हमारा मोटिव है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और लोगों की इनकम ये इंक्रीज़ करना। तो एक्सेस टू क्रेडिट और लेंडिंग अगर अच्छा हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बिल्कुल कम है, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हो रहा है, नीचे तक रेट ट्रांसलेट हो रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है प्रॉपर तरीके से तो ओवरऑल आपका बैंकिंग सिस्टम एंड ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छे शेप में है, अच्छी हेल्थ में है, और उससे GDP इंप्रूव होगी। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है वो भी रिजुविनेट हो सकता है अगर इंडिया का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और हेल्दी रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको मेंस में यूज़ करना है और डेटा डालना है। ठीक, ये आपको डेटा कहाँ से मिलेगा? इस आर्टिकल से। शुरू करते हैं। रिसेंटली RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, और उसके हिसाब से जो इंडिया के जो बैंक हैं उनकी रोबस्ट परफॉर्मेंस रही है अक्रॉस वेरियस मैट्रिक्स, अक्रॉस वेरियस इंडिकेटर। सस्टेन इंप्रूवमेंट देखा गया है बैंक के एसेट क्वालिटी में, जो उन्होंने एसेट रखा हुआ है, जिन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है, और जो कैपिटल पोजीशन है वो भी अभी हेल्दी है, सफिशिएंट कैपिटल उनके पास है लैंडिंग करने के लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स धीरे धीरे कम हो चुके हैं, और ये जो इम्प्रूवमेंट है बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों में देखने के लिए मिला है। इस इंप्रूवमेंट के कारण अगर निफ्टी 50 की बात करें जिसमें काफ़ी बैंक है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा जो बैंक्स हैं उनके शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके प्राइसेस रिलेटिवली पिछले कुछ सालों में काफ़ी गेन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही है कि आपका जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो काफ़ी हेल्दी सिचुएशन में है। According to the report, the gross non-performing loans of Indian banking system have declined to a 12-year low of 2.8% in March, with decline observed across public, private and foreign banks. ये आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। NPA के ट्रेंड के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2017 में NPA मैक्सिमम हुआ था, और उसके बाद फिर लगातार गिर रहा है और अपने लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है 2.8%। पिछले 12 साल में NPA अपने लोवेस्ट लेवल पर है। ये आपको पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में ट्रेंड भी आपको आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। तो एज पर RBI एन एसेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। बैंक पैसे कैसे कमाते हैं? लैंडिंग करके। 100 रुपये किसी को A को लैंडिंग किया, 10 रुपये इंटरेस्ट था, 110 रुपये जो है बैंक को मिलने वाला था,
और 10 रुपये उनकी इनकम हो जाएगी। 100 दिए थे, 100 उनको वापस मिल गए, प्लस 10 एक्स्ट्रा मिले तो 10 रुपये इनकम हो गई। अब क्या होता है, मान लीजिए ए ने कहीं इन्वेस्ट किया इन 100 को और उसको डिफ़ॉल्ट हो गया, वो है ना, वो पैसा नहीं वापस रिटर्न कर पा रहा है, उसने जहाँ इन्वेस्ट किया वो चीज़ें चल नहीं पाए, वो बिज़नेस चल नहीं पाया, तो वो बोलेगा कि भाई बैंक को कि मैं अब तो दे ही नहीं सकता, मैंने इन्वेस्ट किया था पर ये रन नहीं हुआ है। तो फिर बैंक बोला कितना दे सकते हो, ऐसा करो आप कम से कम 100 तो वापस कर दो जो प्रिंसिपल दिया है। तो बोला नहीं 100 भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी बचती है उसको लिक्विडेट वगैरह करके लेट से 70 रुपये बैंक को मिला, तो समहाउ जो है बैंक रिकवर करता है। लेकिन ये जो एसेट होता है क्योंकि इसमें इनकम नहीं होती है इसलिए इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दिया जाता है। और इसको जो है या तो ARC को बेच देंगे, है ना, जो बैड बैंक होते हैं उनको बेच देंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कि तुम इसे बेचो और हमें पैसा दे दो, या फिर जो है इन्हीं के साथ जिनको लोन दिया उन्हीं के साथ डीलिंग करके हेयर कट कर लिया जाएगा और सेटलमेंट करके कि चल ठीक है 100 नहीं तो 70 ही दे दे, तू ख़त्म कर। ठीक, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं जो इनकम जनरेट करना बंद कर देते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो डेट को नॉन परफॉर्मिंग कब क्लासिफाइड किया जाता है, जब उसमें लोन पेमेंट कितने दिन तक ना हो, 90 डेज तक ना हो। अगर लोन पेमेंट 90 दिन तक नहीं हुआ है तभी उस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्वालिफाई किया जाता है। क्लियर है क्या चीज़ें। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 क्रॉपिंग सीजन्स लिए जाते हैं, है ना, मतलब खरीफ और रबी। खरीफ और रबी तक के आपने पैसा नहीं चुकाया 2 क्रॉपिंग सीजन में, लोन इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, तब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। चीज़ें क्लियर है। ये आपके NPA हो जाएगा एज अ कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए। इस पर प्री में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है तो कभी भी आ सकता है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा था, प्राइवेट सेक्टर में इतना नहीं था लेकिन स्टिल था। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक सभी में हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। सेक्टर वाइज डेटा देख लेते हैं। जो बैड लोन्स हैं वो कम हुए हैं एग्रीकल्चर में, इसका मतलब जो किसान हैं वो लोन चुका रहे हैं। इंडस्ट्री में भी कम हुआ है बैड लोन, सर्विसेज में भी कम हुए हैं और पर्सनल लोन कैटेगरी में भी हमें कम देखने को मिल रहा है बैड लोन्स, है ना। बैड जो आपके NPA नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो इन सारे सेक्टर्स में डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जैसे कि जैम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, इसमें आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज़ हुए हैं। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी इंक्रीज़ हुए हैं और पर्सनल लोन के अंदर जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है इसमें भी आपका NPA हुआ है ना। जो पर्सनल लोन आप क्रेडिट कार्ड से जो आप लोन ले रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख लिमिट के अगेंस्ट आपने लोन ले लिया, वो उसमें बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो पर्सनल लोन में भी इस कैटेगरी में थोड़ा सा NPA अभी भी अधिक है। दिस ब्रॉड डिक्लाइन इन बैड लोन्स हैव बीन ड्रिवन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ राइट ऑफ एंड फॉल इन फ्रेश बैड लोन्स। जो NPA पहले से थे उसको क्या किया गया है, रिटर्न ऑफ किया गया है। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, जो बैंक होता है उनकी जो अकाउंट बुक्स है उसमें इन बैंक्स को हटा दिया गया। या तो हमने इसको जो बैंक है उसने क्या किया, या तो उसको ARC को या फिर बैड बैंक को बेच दिया, है ना, बोला कि ये लोन खरीद ले भाई, तू 100 रुपये का लोन है, तू मेरे को 70 ही दे दे और ख़त्म कर। और मेरी अकाउंट्स बुक को मैंने क्लीन कर दिया, वो 70 रुपये आ गए, वो पैसा मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं पर भी लैंडिंग कर सकता हूँ और फ्रेश पैसा कमा सकता हूँ। अगर NPA बन के रहेगा तो बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, प्लस उसको अपनी जो बुक्स है उसके हिसाब से वो प्रॉफिट भी दिखाते रहेगा और वो प्रॉफिट पे उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑफ कर दिए बहुत सारे लोन्स को, अपनी जो बुक्स अकाउंट बुक्स उससे हटा दिए और सेटलमेंट कर लिए। तो पुराने जो NPA थे उनका सेटलमेंट किया गया और जो आपके नए लोन दे रहे हैं उसमें अब बैड लोन्स बहुत ज़्यादा कम हो गए क्योंकि इकॉनमी भी बेटर कर रही है, लोग लोन ले रहे हैं वो वापस भी कर रहे हैं और बैंक भी थोड़ा सा प्रूडेंस दिखा रहा है, हर किसी को लोन नहीं दे रहा है, फ़ोन पर लोन नहीं दिया जा रहा है। हाँ कि ये इसके चाचा भतीजा का लड़का है, इसको प्रोजेक्ट चालू करना है, बैंक मैनेजर को फ़ोन कर दिया पॉलिटिशियन ने, तो वो वाली चीज़ें अभी कम हो गई है और इसके कारण जो फ्रेश बैड लोन्स हैं वो कम है, पुराने बैड लोन्स रिटर्न ऑफ हो चुके हैं और ओवरऑल इसके कारण जो NPA है वो काफ़ी कम हो गया है। अलॉन्गसाइड बैंक्स हैव इम्प्रूव्ड देयर पोजीशन, देयर प्रोविजनल कवरेज रेशियो, देयर नेट इंटरेस्ट इनकम हैज़ राइजन एंड देयर कैपिटल पोजीशन रिमेन हाई। ठीक, तो जो
कवरेज रेशियो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो उनको ब्याज पे पैसा है ना जो उन्होंने दिया है उस पे इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, और उनकी कैपिटल पोजीशन भी बहुत बेटर है। उन्होंने अलग अलग जगह जो इन्वेस्ट करके रखा है ना, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए अलग, वो सारी कैपिटल पोजीशन भी बढ़िया चल रही है। तो ओवरऑल देखें तो बैंक, इंडिया बैंक जो है हेल्दी सिचुएशन में है, और अगर सीवियर स्ट्रेस क्राइसिस भी आ जाता है तो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, मिनिमम कैपिटल पोजीशन फुलफिल कर रहे हैं हमारे सारे बैंक्स। चीज़ें क्लियर हैं? तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका आर्टिकल हो जाएगा। अब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़े कंसर्न्स भी हैं, जहाँ हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे तो एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, बैड लोन्स जो है 2.1% इन जून 2022 से 1.2% के अराउंड हो गए हैं 2024 मार्च में इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बैड लोन्स इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो रिटेल लोन्स हैं उसमें जो फ्रेश लोन दिए हैं उसमें 40% नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर क्रेडिट है इन केस ऑफ पर्सनल लोन बिलो 50,000, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, है ना। यहाँ पर भी आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही, यहाँ पर भी डेलिक्वेंसी दिख रही है, यहाँ पर भी आपको ऐसा हो रहा है कि कंज्यूमर पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो जो कंज्यूमर क्रेडिट 50,000 से अधिक लोन दिया जा रहा है, सॉरी बिलो 50,000 से अधिक लोन है, ये भी वापस लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे बोरोवर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल लोन्स लिया है, किसी बैंक से 50, किसी से 1, किसी से 2, इस तरीके से मल्टीपल जो लोन है वो वाले बोरोवर्स भी, उनका नंबर भी बढ़ रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें थोड़ी चिंता की बात है, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज़ फिर से एनपीए इंक्रीज़ हो सकता है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। ये बेसिकली हमारा पूरा कंप्लीट आर्टिकल था।